हेलो। हेलो। आवाज़ क्लियर है मेरी आप लोग को? नो मैम। क्लास अवेलेबल मतलब कर सकते। ओके, जब तक मैं कुछ लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि एक्ट का नाम क्या है। अब चलेगी ना? हाँ। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस। ओके ओके ओके। सो अभी हमारा जो नया एक्ट है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। फुल नेम याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ओके, 1881 का एक्ट है ये। व्हाट डज इट मीन? इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यहाँ पर हम फ़ोन हो गया, ये जो माइक है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है? एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लाइबिलिटी कन्फर होती है या इम्पोज होती है किसी के ऊपर, या राइट या लाइबिलिटी सीज होती है, ख़त्म होती है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल है इज एनी डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल, यस, टू मैनी टाइम्स, राइट, करेक्ट। ओके, इन जनरल तो आप लोगों को पता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। दे आर एंड प्रोमिसरी नोट, थ्री: चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रो नोट, प्रोमिसरी नोट। इसके साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ओके, हर जगह एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट एक नॉट ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है इसमें, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज विच सेज दैट कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि जो ट्रेडर्स होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं जो बिजनेस एक एक दूसरे के साथ डील करते हैं, अगर उनके बीच में कोई ट्रेड है और उनके बीच का जो ट्रेड है उस पर अगर वो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं और उसे अगर किसी और नाम से बोला जाता है या फिर कोई और रूल्स अप्लाई होते हैं तो वो उस पर अप्लाई होंगे, ठीक है? अदरवाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है? एक और चीज़ है, एक डेफिनेशन है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस। बैंक, बैंक कौन होता है? बैंकर एक्चुअली था कि पर्सन हु इज डीलिंग विद, एक मिनट, पहले हम डेफिनेशन में चलते हैं। प्रो नोट हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। वेट अ मिनट। हाँ,
पढ़ना पड़ेगा डिफरेंसेस मतलब बिटवीन दिस, क्योंकि क्वेश्चन में हाँ समझ के रखते, माइंड में आप रख लोगे तो याद रहेगा, आप लोग कर सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो कुछ ही क्वेश्चन है इसमें, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आफ्टर दैट क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड हैं इस चैप्टर से। ओके, बैंकर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 ऑफ दिस एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो है बैंकर की, विच सेज दैट banker includes any person acting as a banker and includes post office saving bank। ठीक है, बैंकर की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, मीन्स या includes any person acting as a banker and includes and any post office saving bank। ठीक है, दो लोग होंगे, पहला कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बैंकर की तरह एक्ट कर रहा है, एंड अनदर थिंग इज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक विल बी अ बैंक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोनोट और तीसरा है चेक। प्रोनोट या फिर प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हैं। जो प्रोमिसरी नोट है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां पर कितनी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होने पर इट इज अ डॉक्यूमेंट बट डज नॉट इंक्लूड एनी बैंक नोट और करेंसी नोट। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं करता है, बैंक नोट या करेंसी नोट। हमारे पास जो 10 रुपीज का नोट है वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा, या 100 रुपीज का। 2 पार्टीज है इन विच एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक वर्ड आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड्स है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो वर्ड है, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ promissory note, and unconditional order है, it is used in the case of bill of exchange। unconditional order undertaking क्यों यूज हुआ है नोट में, वो हम बताते हैं। it is an instrument in writing। प्रो नोट में जब आप भी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा क्या है ये, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, विच इज साइंड बाय द मेकर। यहाँ पर मेकर होता है, ठीक है, प्रोनोट का मेकर होता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ये अंडरटेकिंग ले रहा है। द पर्सन हु इज द मेकर हु इज drawing the promissory note is taking an undertaking। which type of undertaking? Unconditional, without any condition he is taking an undertaking, means he is taking a liability that he will pay certain amount and to certain person। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पर्सन सर्टेन होना चाहिए। मैं ये एक मैं बोलती हूँ, आई एम राइटिंग इन अ पीस ऑफ पेपर दैट आई अंडरटेक या आई एम लाइबल टू पे ₹100 टू मिस्टर बी। यहाँ पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यहाँ पर मैं लाइबिलिटी ले रही हूँ, यहाँ पर अमाउंट सर्टेन है 100 रुपीज़, और यहाँ पर ये भी कह रही हूँ कि इट इज़ पेएबल टू मिस्टर बी, पर्सन भी सर्टेन है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आई विल पे 100 रुपीज़ टू हूएवर कम्स टू मी, ये तो अनसर्टेन पर्सन है ना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर होता है जिसने बनाया हुआ है प्रॉमिसरी नोट, अंडरटेकिंग ले रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹50,000। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी फॉर ₹1,00,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ में हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कुछ इसमें से कौन से प्रॉमिसरी नोट में होंगे और कौन से नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। आप लोग रीड कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये कितने लोगों के बीच में होता है, 3 पार्टीज। यहाँ पर क्या है, इट इज सेम लाइक प्रोनोट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बट इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पर जो पर्सन
अब यहाँ पर जो पर्सन बनाता है दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉवर. जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट, दैट पर्सन इज गिविंग एन ऑर्डर टू अनदर पर्सन कि आप पे करो अमाउंट, सर्टेन सम ऑफ मनी. यहाँ पर भी अमाउंट जरूरी है, इट मस्ट बी सर्टेन, और जरूरी है कि इट मस्ट बी पेबल टू सर्टेन पर्सन जिसको पे कर. तो कैसे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? एक पर्सन होता है ड्रॉवर, द वन हु ड्रॉज, who draws upon drawee stating that 100 rupees shall be payable to payee. क्लियर है? ये हो गया प्रोनोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब चेक क्या होता है? चेक इज अ, सबसे पहले चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है. तो मतलब जो भी चीजें बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है दैट विल नेसेसरली बी अ पार्ट ऑफ चेक. लेकिन किस टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है? which is payable only on demand and to a specified banker. जब तक बोलेंगे नहीं तब तक, डिमांड नहीं करेंगे तब तक पेमेंट नहीं होगी चेक की. और दूसरा, बैंकर को, स्पेसिफाइड बैंकर से ही आप लेते हो. आप चेक लेकर किसी पर्सन के पास, नॉन बैंकर के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमने बैंकर की डेफिनेशन पढ़े थे. नॉन बैंकर के पास नहीं जा सकते और बोलेंगे कि लीजिए चेक, मुझे पेमेंट कीजिए. हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. नीड टू गो टू द to a specified banker and it is payable only on demand. Okay, सेक्शन है 4, 5 और 6. तो हम जैसे डिफरेंस की बात करें, आगे जो दिया है क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस में. यहाँ पर आप लोग सबसे पहले डिफरेंस किस पर आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 4, 5, 6 में है. हेलो हेलो में 3 होती है. हेलो हेलो स्पीकिंग है. Ma'am, your voice is not audible. No, ma'am. उसके बाद शायद वॉइस क्लियर होगी. ओके, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. ऑलराइट, एक और है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस, कि प्रॉमिसरी नोट में जो लायबिलिटी होती है मेकर की पेमेंट करने की, वो प्राइमरी होती है. मतलब अगर पेमेंट करना होगा तो किसको करना होगा? द वन हु हैज मेड, द मेकर को करना होगा, वन हु हैज मेड द प्रॉमिसरी नोट. वाइल इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली किसकी होती है? ड्रॉई की. ड्रॉई नहीं पे करेगा तो फिर जाएगा पेई किसके पास? ड्रॉ के पास, कि भाई जो डॉक्यूमेंट, जो पेई है वो तो देने से मना कर रहा है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया या व्हाटएवर. ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. इनके बीच में शॉर्ट नोट्स आते हैं टर्म्स के बीच में. मेकर आप सबको क्लियर है? द वन हु ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट मेक्स द. चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में वो पर्सन ड्रॉर बन जाता है. द पर्सन हु ड्रॉज द इंस्ट्रूमेंट, जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट को, वो बन जाता है ड्रॉवर. जिसको बनाता है, जिसके लिए बनाता है, कि जिसे ऑर्डर देता है कि आप पेमेंट करो, दैट पर्सन बिकम्स द ड्रॉई. ठीक है. अब जो ड्रॉई है, व्हेन इट एक्सेप्ट्स, व्हेन इट सेज कि भाई मैं पेमेंट करूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को वो एक्सेप्ट कर लेते, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है. एक्सेप्टर बन जाता है. ड्रॉई बन जाता है कौन? एक्सेप्टर. एक्सेप्टर भी दो टाइप के हो सकते, दो और उसमें वे होते हैं एक्सेप्टर के पास. नहीं, ड्रॉई होते हैं, एक होता है ड्रॉई इन नीड और एक होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर. ओके, ड्रॉई इन नीड क्या होता है? जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई, ड्रॉअर ने लिखा है कि, ड्रॉई का नाम तो लिखा है, साथ में एक और पर्सन का नाम लिखा है कि इनकेस अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप ड्रॉई इन नीड, जो पर्सन है उनका नाम लिखा हुआ है, तो वो पर्सन कौन बन जाएगा? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ठीक है. अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है?
इन केस की जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, तो उस टाइम पर अगर इंस्ट्रूमेंट किसी और के पास लेकर गया और उसने ड्रॉअर के ऑनर के लिए कि भाई आप ठीक है आपके कहने पर मैं दे देता हूँ अमाउंट, वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है और वो पेमेंट करते हैं तो वो बन जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। पेई कौन होता है? जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलती है। ओके। होल्डर कौन होता है? दी होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट, यस, और बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर वो होता है जिसके नाम पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट आता है प्लस जिसके पास कंसिडरेशन से आता है। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई टर्म है क्या? एक्सेप्ट फॉर ऑनर, होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। ओके, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस दिया हुआ है। होल्डर कौन होता है? जो अपने नेम पे पजेस करता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में ज़रूरी है कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे अगर इंस्ट्रूमेंट गिरा हुआ मिल गया तो कहने को तो मैं भी होल्डर बन जाऊँगी, है ना। लेकिन मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनूंगी? जब मैंने वो इंस्ट्रूमेंट किसी से ली हूँ इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन, किसी अमाउंट के लिए, देन आई बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। हाँ, वही होल्डर इन ड्यू कोर्स वो तभी बनेगा व्हेन देयर इज मेंशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो पर्सन होल्डर तो रहेगा लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेंगे। Then there are different types of instruments. Inland instruments, inland instrument, foreign instrument. Inland कौन सा होता है? कोई भी ऐसा promissory note, bill of exchange या check जो कि इंडिया में ड्रॉ, नाम से समझ आ रहा है, इन लैंड, इंडिया में जो भी ड्रॉ हुआ है या मेड पेबल हुआ हो, दोनों हुआ हो, प्लस ड्रॉ भी हुआ हो और मेड पेबल भी हुआ हो। और फॉरेन कौन सा होता है? यहाँ या तो इंडिया के बाहर पेबल है या इंडिया के बाहर बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। इसके साथ ही एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एक होता है। वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर कि उसे आप प्रॉमिसरी नोट की तरह लो या बिल ऑफ एक्सचेंज की जैसे समझो, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? पेई होल्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे लेना चाह रहा है। तो वो हो जाएगा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। आपको सबको पता है कि चेक इज पेबल ओनली ऑन डिमांड। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी पेबल ऑन डिमांड है तब जब उसमें कोई टाइम नहीं लिखा है कि कब पेमेंट होगी, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं है, तब इट इज़ पेबल ओनली ऑन डिमांड। अब एक और चीज़ है, सेक्शन नहीं दिया है ना इसमें, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ उसको। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर भी इनकोहेट लिखा रहे ना तो आपको बस ये समझना है इनकोहेट मतलब कि इनकम्प्लीट। ओके, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इनकम्प्लीट। अब वो कैसे इनकम्प्लीट हो सकता है? एक मिनट, मैं आपको इसको सेक्शन में बता देती हूँ। सेक्शन 20 एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उसके बारे में सेक्शन 17 में दिया हुआ है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 20। ये कहता है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले क्या होता था कि लोग ब्लैंक चेक्स दिया करते थे, सुनोगे आपने कि इसमें जो अमाउंट फिल करना है फिल कर दो, ठीक है। तो वो क्या है? एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑल्दो सिग्नेचर है बट जो अमाउंट है दैट इज़ नॉट बीन फिल्ड। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टैम्प्ड है, सब कुछ है, बट उसमें जो इसेंशियल अमाउंट है वो नहीं मेंशन है, या कोई ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है बट विच इज़ नॉट मेंशनड, तो वो क्या कह रहेगा? इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं भरी जाएगी तब तक कंप्लीट नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तो होगा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसके बारे Ma'am, में your प्रोविजन। voice is echoing again. ओके, नाउ इज इट फाइन? हाँ, आई अभी होप ठीक सो। है। ओके, हाँ वो थोड़ा बीच में कनेक्शन के कारण प्रॉब्लम आ रही है।
मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. ओके, सेक्शन 20 कहता है वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments for the time being in force in India and either wholly or blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument. एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक इंस्ट्रूमेंट या पेपर देता है विच इज स्टैम्प्ड, प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ड्यूली स्टैम्प्ड, बट उसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वो से उसमें मेंशन नहीं करता है. हम यहाँ पर अमाउंट समझते हैं, ठीक है, कि हो सकता है वो उसमें अमाउंट मेंशन नहीं किए हैं. इसका मतलब क्या होता है, ही प्राइमा फेसी गिव्स द राइट, जिसको उसने इंस्ट्रूमेंट दिया है उसको ये राइट देता है कि अब इसमें आप जो है उसमें अमाउंट भर लो जो आपको भरना है, प्रोवाइडेड दैट दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप इसमें 10,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट मत भरना, इसके अंदर का जो भी भरना है वो भर सकते हो. 10,000 तक के रुपये का अगर अमाउंट भरेंगे तो क्या होगा, वेल एंड गुड, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया, हो सकता है. लेकिन अगर उससे ज़्यादा का भरा तो क्या होगा, तब ये ऑथराइज नहीं है. ठीक है, तब क्या होगा, रीड कर देती हूँ. ठीक है, द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड बाय हिम टू बी पेड देयर अंडर. उससे ज़्यादा का अमाउंट वो निकाल ही नहीं सकते हैं, उनसे रिकवर ही नहीं कर सकते हैं. तो एक्चुअली सेक्शन 20 जो है ये बताता है कि एक इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और प्लस इसके रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है. तो अगर कभी आपने बोले कि भाई उसमें आपने किसी को चेक दे दिए, बहुत सारे रीज़न की वजह से आप चेक किसी को दे सकते हैं जिसमें आप अमाउंट फिल ना करें. तो कि भाई आप को अमाउंट, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उस टाइम पर शॉपकीपर अमाउंट देख रहे हैं लेकिन अभी क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट है. तो आप बोलोगे ठीक है ये चेक है, इसमें आपको पता है कि एक मोटे मोटे तौर पे 20,000 तक की अमाउंट है, उसमें इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो आप बोलते हैं ठीक है लीजिए 20,000 तक का आप इसमें भर देना और आपको जल्दी आप निकल जाते हैं. अब अगर उन्होंने 21,000 रुपये भर दिए उसमें तो क्या होगा, आप लाइबल नहीं है. 21,000 मतलब दैट फॉर दैट 1,000 रुपीज़ यू आर लाइबल ओनली टिल 20,000 रुपीज़. ठीक है, इसके साथ ही साथ अब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. टोटल 148 सेक्शंस है, जिसमें कि जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 17. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये डील करता है कि जब इंस्ट्रूमेंट स्पेशली चेक डिसऑनर हो जाता है, या डिसऑनर का एक और वर्ड है चेक बाउंस हो जाना, ये आप लोग ने कॉमनली सुने होंगे. चेक बाउंस होता है तो उसमें क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, what are the stages or what is the procedure provided in case of check dishonor, सही वर्ड एक्चुअली चेक बाउंसिंग नहीं, चेक डिसऑनर के केस में. तो वो प्रोविजंस दिया हुआ है सेक्शन 138 में. 138 से 148 तक दिया हुआ है कि किस कोर्ट में आपको जाना है, कितना टाइम लिमिट है, कितने तक आप लोग दे सकते हैं चेक, फिर से डिमांड नोटिस दे सकते हैं, और कंपाउंडेबल है या नहीं है. और कुछ नए प्रोविजंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. हो सकता है कि वो पूछ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था इसका रिसेंटली मतलब 2018 में. ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी पूछ सकता है जिसका अमेंडमेंट 2015 में हुआ था. ओके, और इसके साथ साथ ही फिर बहुत सारे टर्म्स है लाइक एंडोर्समेंट, डिलीवरी, पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर. आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे पहले. क्रॉसिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. तो इस पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैं थोड़ा ऊपर से डील कर लेती हूँ उन सब में. बहुत ज़्यादा अगर आएगा तो कुछ ऐसे वो मटेरियल कंडीशनल वो था ना, एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इस पर क्वेश्चन हो सकता है. या तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है एक सेक्शन 87 का, उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन. इससे ज़्यादा या फिर मैक्स टू मैक्स अगर हो सके तो क्रॉसिंग पूछ सकते हैं कि भाई जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है. ठीक है, ठीक है. अब अगर हम चेक की बात करें, हाँ एक और चीज़ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद में अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया तो क्यों आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी. अगर हम समझें इसकी हिस्ट्री तो वो छोटे में बता देती हूँ कि पहले क्या होता था. अब देख रहे हैं कि 1881 का एक्ट है ये, तो उस टाइम पर
क्या चलते होंगे, ऐसे कॉइन्स और नोट्स तो चलते होंगे। बार्टर सिस्टम चलता था। ऑल्सो उसके बाद जब कॉइन्स आए, नोट्स आए, या किसी वे का करेंसी आई, तो लोग जो ट्रेड करने जाते थे तो उनके पास नहीं होता था कि वो साथ में इतने सारा अपने साथ कैश लेके जाएं, क्योंकि तब तो गूगल पे, फ़ोन पे तो नहीं होता था कि तुरंत स्कैन की और हो गया। तब होता था उनके पास या तो सिर्फ कैश लेकर ही पूरा चलो, और ट्रेडर्स जो होते थे इतना ट्रेड करते थे, इतने सारे पैसे लेकर साथ में पॉसिबल नहीं है। तब आई ज़रूरत किसकी, इंस्ट्रूमेंट्स की, कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिए हैं, तो अब जिसको लेना होगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट से, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। तो वहाँ से शुरुआत हुई। और अब बैंकिंग सब में भी आप देख सकते हैं, जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें कोई आप खरीद रहे हैं, तो जनरली आप कैश में, अभी भी कैश में पेमेंट नहीं होती। ऑल्दो अभी चेक में और इन सब में भी बहुत ही कम जगहों पर पेमेंट होती है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन इसके पहले तक ऑनलाइन पेमेंट के प्रेवलेंस होने के कुछ सालों पहले तक चेक बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में था। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थे, बट चेक बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेंस में था, कि हर कोई अपने चेक देकर और ड्रॉ करके दिया करते थे। और तब चेक डिसऑनर भी काफ़ी हुआ करते थे, क्योंकि हर कोई ऐसे अपने फ़ोन पे देख कर नहीं सकता रहे बैलेंस कितना है तो मैं कितना अमाउंट उसमें भर दूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्ट की ज़रूरत पड़ी, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट एंड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। ये हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे, हाँ, एंडोर्समेंट कितने टाइप का होता है। एंडोर्समेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप बिल ऑफ एक्सचेंज है अगर एक, तो आप उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, उसमें आप लिखते हैं कि पेबल टू, किसी का नाम लिख दिए, तो ये क्या हो गया, फुल एंडोर्समेंट में। अपने भी, सॉरी, तब होगा किसी एक अमाउंट पर्सन को लिख देंगे तो वो होगा ब्लैंक में, अपना भी नाम लिख के फुल वो दिखेंगे तब वो कहलाएगा फुल एंडोर्समेंट। मैं आप लोगों को पहले वेट डेफिनेशंस क्लियर कर देते हैं। सेक्शन 15, एंडोर्समेंट क्या होता है, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस और स्लिप। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे इसे नेगोशिएट करना है, मतलब मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है किसी और पर्सन को, इसमें जो भी राइट है, लाइबिलिटी है, इसको ट्रांसफ़र करना है। तो मैं इसके पीछे लिख दूंगी या साइन कर दूंगी कि इसकी जो भी राइट है इस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए, या जो अमाउंट है उसका कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, एंडोर्समेंट करना। जो एंडोर्स कर रहा है वो कौन कहलाएगा, एंडोर्सर। जिसे कर रहा है वो कौन कहलाएगा, एंडोर्सी, जस्ट लाइक प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। नेगोशिएशन क्या होता है, जब प्रोनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन, किसी पर्सन को होल्डर बनाने के लिए। अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगोशिएशन। अब देखिए, एंडोर्समेंट क्यों किया जाता है, सो दैट कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो, नेगोशिएट हो। अगर मैं इस पेपर में लिख रही हूँ कि इसमें जो राइट है, फॉर एग्जांपल ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं इसमें साइन करके दे रही हूँ कि ये किसी दूसरे पर्सन को एंडोर्स कर रही हूँ, तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मी टू अदर पर्सन। नेगोशिएशन के लिए कर रही हूँ मैं, जिससे जिसको ये मिलेगा वो कौन बन जाएगा, होल्डर बनेगा। और कंसिडरेशन के लिए कर रहा है तो वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा, और फिर उसी के पास रह जा रहा है और पेमेंट उसको होनी तो वो पे ही बन जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसे कौन कौन बना सकता है, ड्रॉर कौन कौन हो सकता है, मतलब एनी पर्सन, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी ड्रॉ कर सकता है। माइनर के केस में बस ये एक एक्सेप्शन है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है, वो हर किसी पर्सन को बाइंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। माइनर कौन था, द पर्सन हु इज बिलो 18। हमने देखी थी कि माइनर कैन नॉट, मतलब ही और शी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड।
बट इन केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन अगर अपने सिवाय वो हर किसी पर्सन को बाइंड कर सकता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो वॉइड होगा, और माइनर के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि, इसलिए मतलब माइनर की हम एक बात करते हैं ना कि वो कच्ची लोई होती है उनकी, इसलिए वो अपने अलावा हर किसी को बाइंड कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो कोई ड्रॉ करता है तो। ठीक है, और सेक्शन, ठीक है हाँ, और नेगोशिएशन किस टाइप से होता है, अभी तो मैंने आपको बताया कि हम एंडोर्समेंट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन के भी दो वेज हैं, एक है एंडोर्समेंट कि आपने पीछे लिख के दे दी, दूसरा है जस्ट डिलीवरी, मैंने डॉक्यूमेंट बस ऐसे के ऐसे दे दी। तो नेगोशिएशन कैन बी बाय टू वेज। पहला होता है बाय एंडोर्समेंट, अनदर इज बाय वे ऑफ डिलीवरी। एक्चुअली देखिए ये जो लॉ है ना, स्पेशली कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें, कुछ क्या सारे ही एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थ्योरी है, तो न्यूमेरिकल्स या ऐसा कुछ नहीं होंगे। हम ट्राई करते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू उनको बेटर वे में समझने के लिए, लेकिन थ्योरी है तो पढ़ना ही पड़ेगा और आंसर लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैं, बस अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकती हूँ आप सबको। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट है मटेरियल ऑल्ट्रेशन, हम पहले उसमें आते हैं। मेजॉरिटी, ठीक है, हाँ हाँ, सेक्शन 21 इट डील्स विथ एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट। पहले हम देख लेते हैं ये टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। डिमांड तो आपको समझ आ गया, डिमांड करना मतलब सामने जाके बोल देना, डिमांड करना। अब और वर्ड्स हैं कुछ, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, at site, on presentment and after site. At site और on presentment का मतलब होता है payable on demand। और आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. There is a disturbance. ठीक है आवाज? No, ma'am. Okay, just a minute. No, ma'am. ओके, अभी आई गेस आवाज क्लियर होगी। Yes, ma'am. ओके ओके, सो सेक्शन 21 कहता है एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है ऑन डिमांड, और आफ्टर साइट का मतलब होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस। हमने देखे थे ड्रॉई एक्सेप्टर कब बन जाता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए, या
प्रेजेंटमेंट के लिए भी, दोनों के लिए होता है, खैर अब इसको हम बाद में समझेंगे। आफ्टर साइट क्या होता है? प्रेजेंटमेंट सॉरी एक्सेप्टेंस के बाद आपको फिर से जो आप लेकर जाते हैं तो वो होगा आफ्टर साइट। मतलब एट और ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब तो हो गया डिमांड। आप पहले गए हैं ड्रॉई के पास और उसे इंस्ट्रूमेंट देते हैं एंड देन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रूमेंट। नाउ देन यू विल गो एट एनी टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो वो होगा आफ्टर साइट। ठीक है, और एक्सेप्टेंस में यहाँ पर है कि एक्सेप्टेंस मतलब नॉन एक्सेप्टेंस भी होगा यहाँ पर, कि आपने पहली बार ड्रॉई के पास गए, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस होने पर भी अगर आप उसके बाद फिर जाएंगे तो भी वो आफ्टर साइट कहलाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेंस जो वर्ड बोली हूँ, एक्सेप्टेंस मतलब होगा कि नॉन एक्सेप्टेंस भी, अगर ड्रॉई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर हाँ तो वो उसके बाद फिर आप जाएंगे तो वो आफ्टर साइट होगा। लेकिन अगर ड्रॉई के पास जाएंगे और वो फर्स्ट टाइम पर ही नॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई हो जाता है अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा, उसके बाद फिर आप जाएंगे तो भी वो आफ्टर साइट होगा। मतलब अब देखो दो टाइप के होते हैं एक्सेप्टेंस, एक प्रेजेंटमेंट के लिए होगा, एक पेमेंट के लिए होगा। आप दो बार जाते हैं ना, कि एक बार प्रेजेंटमेंट के लिए होगा एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस मतलब दोनों चीज़ के लिए हो सकता है प्रेजेंट करने से मना कर दिया लेकिन पेमेंट दे दिया, लेकिन प्रेजेंटमेंट और पेमेंट दोनों के लिए होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो आप अगर उसने ये मना कर दिया फिर आप उसके बाद जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, आफ्टर साइट कहलाएगा। ठीक है, अब है मेच्योरिटी विच इज गिवन इन द सेक्शन 22। ये कहता है मेच्योरिटी किस दिन होगी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जिस दिन उसकी डेट उसमें मेंशन है, ऑन द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू। सेक्शन कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखो सेक्शन मैं जो बताती हूँ ना, इट इज आप लोग लिखेंगे तो समझ आएगा कि हाँ भाई लॉ लिख रहे हो, ऐसे में तो आप लिखने पे तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बहुत सारे और भी थ्योरी सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सेक्शंस लिखेंगे तो समझ आएगा कि थोड़ा सा आप लॉ को कोट करते हुए लिख रहे हैं। इसलिए मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के नंबर बता देती हूँ सो दैट कि आप लोग को भी याद रहे। अगर याद हो पाए तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे हैं जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ अगर है ऐसे जो आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अपर एज रहेगा। ठीक है, सेक्शन 22 है, मेच्योरिटी की बात करता है। पहला तो हो गया कि मेच्योरिटी किस दिन होगी, ऑन द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू। ठीक है, जिस दिन डेट बोली है उस दिन। इसके बाद ना एक पीरियड ऑफ ग्रेस दिया जाता है, 3 दिन का पीरियड ऑफ ग्रेस। कितने दिन का होता है ये? 3 डेज का होता है। अब ये जो फॉल ड्यू वाली चीज़ है ना, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं। कैसे हम इनको काउंट करेंगे? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट विच इज़ फॉलिंग ड्यू ऑन September 30th, तो उसका जो डेट होगी वो कौन सी होगी, मतलब हम कह रहे हैं विच इज़ ड्रॉन ऑन February 29th एंड पेबल आफ्टर 3 months। तो इसकी आप 3 months की बात की है, 29 February टू 29 March, 29 April and May 29th. Now 3 days after that, which will be 30, 31 and 1, that is June 1st. Okay. अब कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ सितंबर में बनाए हुए हैं 30 सितंबर को, और इट इज़ वो उसे हमने कहे कि 3 months के लिए, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन दिसंबर कितने का होता है? 31st का होता है, तो हम 31st को काउंट नहीं करेंगे, उसे हम करेंगे December 1st, December 2nd एंड December 3rd। तो 3rd दिसंबर को उसका पीरियड ऑफ ग्रेस तब तक चलेगा। ठीक है, तब तक करना होगा उसे पेमेंट। अब सेम अगर हम करेंगे August 31st को, अगर किसी ने ड्रॉ किया है और उसको बोल रहे हैं कि 3 months की इसमें आपको मतलब 3 months की वैलिडिटी दे रहे हैं, तो 31 अगस्त से क्या होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर कितने डेज का होता है? 30। हम नहीं वेट करेंगे कि उसमें 1 दिसंबर काउंट कर लेते हैं हम 30 नवंबर को ही वो खत्म होगा, 1st, 2nd, 3rd दिसंबर को भी वो पेमेंट होगा। पहले वाला 3rd दिसंबर को भी कैसे होगा जब मैं सितंबर की थी?
जनवरी में होगा, ठीक है सॉरी जनवरी में होगा पहले वाला, लास्ट एग्जाम्पल जनवरी में ख़त्म होगा, ये दिसंबर में होगा। क्लियर है? मेचोरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, इस तरह से क्लियर करनी है, कैलकुलेट करनी है। नेशनल हॉलीडे वाला, हाँ पब्लिक एक दिन जिस दिन होना है उसमें लिखा हुआ उसके एक दिन पहले, मतलब जिस दिन ख़त्म होनी होगी उसके प्रिसीडिंग 1 डे बिफोर। अब संडे को अगर आ रही है कोई डेट तो आप लोगों को कब जाना है, सैटरडे। और पब्लिक हॉलीडेज कौन कौन सी हॉलीडेज होती हैं, हाँ और संडेज भी होती है। और ऐसी कोई हॉलीडे विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी नोटिफिकेशन पे, अगर कोई भी उन्हें डिक्लेयर किया तो वो कौन सी कहलाएगी, पब्लिक हॉलीडेज कहलाएगी, ठीक है। ओके हाँ, फिर वो डिपेंड करेगा, आप कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी तो बाकी दिन क्या था, हाँ वही ना कि लास्ट डे तक आप वेट कर रहे थे, लास्ट डे जाके इमरजेंसी हो गई, तो फिर हर चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 22 हो गया मेचोरिटी की बात। ओके सेक्शन 23 24 कैलकुलेट करने की बात कहते हैं। ठीक है, हाँ एक्सेप्टेंस की मैं आपको बात कर रही थी कि एक्सेप्टेंस का क्या होता है। पहला इट मस्ट बी रिटर्न ऑन द फेस। पहले हम अभी मटेरियल जो ऑल्ट्रेशन है उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एक्सेप्टेंस क्या है। सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देख रही थी, एक्चुअली इसमें मॉड्यूल में कहीं पर भी सेक्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो मेरे पास तो एक्ट है तो मैं आप लोग को एक्ट से ही बता रही हूँ। आप लोग भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देखेंगे। लेजिस्लेटिव एक होता है PDF, डायरेक्टली आप जैसे सर्च करेंगे PDF सर्च करेंगे उसमें आ जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आप लोग को एक्ट सेंड कर सकती हूँ वो, या फिर सारा एक्ट बहुत बड़ा आप देखोगे अरे यार इतना बड़ा है ये सोच के ही छोड़ दोगे, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बस मेंशन कर रही हूँ। सेक्शन एक्ट को देखना भी नहीं है, ठीक है। ये LLP एक्ट तो बिल्कुल मत देखना, कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी देख लेना, छोटा सा पतला सा, LLP मत देखना, नहीं क्या कहाँ पढ़ा रहे हैं ओके एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है। अच्छा पहले आप लोग से मैं थोड़ा क्वेश्चन तो पूछ लूँ, देख लेती हूँ आप लोग कितना थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट में आए, कॉन्ट्रैक्ट से क्योंकि हमने शुरुआत किए थे तो हम कॉन्ट्रैक्ट समझ लें कि कितना समझ आया है कितना नहीं आया है। तो ठीक है, ऑफर ही बता दीजिए कहाँ डिफाइंड है। ओके गुड। 2A कंसिडरेशन, एक नीचे 2D में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई आंसर करना चाहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप लोग बताना चाहेंगे। 2H ठीक है। ओके F में तो रेसिप्रोकल है, E में एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर आता है वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, और फिर एक इम्पॉसिबल वाला डेफिनेशन है, ठीक है। ये बताइए कि सेक्शन 10 में व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए। अभी जो बोले वही बोल दीजिए। Ma'am, there shall be an offer or proposal. Yes. Offer must be accepted, that is there must be acceptance, then consideration, right, then फिर अब हम आएंगे सेक्शन 10 के हिसाब से। वो कहता है कि पार्टीज, बट कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी ज़रूरी है। और फिर जो पार्टीज के बीच में जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी फिर आप डिफाइन करोगे, कॉम्पिटेंस क्या होता है
जो कि मेजर है, साउंड माइंड है एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। फिर है कि पार्टीज, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। अब कंसेंट फ्री कब होती है, तो आप पहले कंसेंट बताते हैं कि consensus ad idem, that is agreeing on the same thing in the same sense, and free consent is when consent is not vitiated by coercion, undue influence, misrepresentation, yes, fraud, mistake. Okay, good, ठीक है। और इसके बाद होगा कि क्या चाहिए फिर, वैलिड कंसिडरेशन एंड वैलिड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। तो वो क्या होगा, दीज आर द वैलिड एसेंशियल्स और द कंडीशंस फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और पूछ लूँ? अच्छा, सेल ऑफ गुड्स पूछ लेते हैं, अभी अभी खत्म किए हैं, ठीक है। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, क्या होता है इसका मतलब? Nemo that quod non habit. It is a legal maxim. Ma'am, Yes. one cannot pass a better title than himself. Yes. Correct. No one can pass on a better title than himself. आपका भी correct था. Right. Good. इसके exceptions क्या क्या है? मैम मर्केंटाइल एजेंट होना पड़ेगा। Yes. इसमें होगा। और जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर। right. voidable agreements में हो जाएगा। मैम और एक था फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 169 में हो जाएगा, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, वेरी गुड, ठीक है। और अब एक और इसके बीच में हमने कुछ और पढ़े थे, हाँ, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में था? फर्स्ट क्लास, फंडामेंटल राइट्स किस, अच्छा एक दो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं यही बता दो, कितने हैं पहले ये बताओ आप लोग? 6। कौन से हैं? ओके, यस, हाँ, ओके। राइट टू एजुकेशन है 21A में, मतलब उसको 7th राइट कहा जाता है। यस, नहीं, एजुकेशनल राइट, राइट टू एजुकेशन है एक राइट। इसके अलावा राइट टू लाइफ, इसको कैसे भूल गए आप लोग? राइट टू लाइफ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ये भी एक राइट है, ठीक है। ध्यान रखिए, भूलिए मत। ओके, ठीक है, वापस आ जाते हैं। ये 11 है टोटल, पहले 10 थी जब इसे किया गया, एक और 1986 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी, 86 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो अब 11 हो गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। किस आर्टिकल में है? 51A। कौन सा 51? कैपिटल ए। जब भी किसी सेक्शन या आर्टिकल के आगे ऐसा बड़ा वाला A B ऐसा कुछ लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो ओरिजिनली कोई चीज़ वहाँ नहीं थी, उसे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़ आप कहीं लिखना भूल गए तो आप उसको क्या एक अलग से पॉइंट बना के देते ना, तो वैसे ही इसमें A B C ऐसा बनाया जाता है। ओके, हम पढ़ रहे थे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक वैलिड एक्सेप्टेंस इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या क्या ज़रूरी है? फर्स्ट, दैट इट मस्ट बी रिटन ऑन द फेस ऑफ द बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज के फेस पे लिखना है। एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? ड्रॉई, या उस ड्रॉई ने किसी को ऑथराइज किया है, उसके एजेंट को ही करेगा। ड्रॉई, इधर ड्रॉई और हिज और हर ऑथराइज्ड एजेंट। एंड थर्ड थिंग इज कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप एक्सेप्टेंस को? उसको डिलीवर करके, तब ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दो टाइप की एक्सेप्टेंस होती है, एक जनरल और एक कंडीशनल। जनरल मतलब होगा एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, सारे टर्म्स एक चीज के लिए यूज हुए हैं। जनरल, अनकंडीशनल हमने समझे थे। क्वालिफाइड जो वर्ड है, अनक्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल, तो अनक्वालिफाइड दैट इज अनकंडीशनल।
तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा. कंडीशनल एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाता है कि वो एक्सेप्टेंस है, इवन इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो. कंडीशनल एक्सेप्टेंस माना जाता है कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए. ठीक है, ओके. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंडीशन क्वालिफाइड है, कंडीशनल है या नहीं है? इट इज़ गिवन इन सेक्शन 86. ये बोलता है कि एक एक्सेप्टेंस वो क्वालिफाइड होगी या कंडीशनल होगी किस किस सर्कमस्टेंसेस पर. पहला है कि अगर पेमेंट की जो बात है, एक्सेप्टेंस अगर कोई पार्टी कोई ड्रॉई कर रहा है, किस रीज़न की वजह से कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, बट ये इवेंट होगा उसके बाद, या आपको कोई काम करना होगा, कंडीशन प्रेसिडेंट लगा देता है, आपको ये करना पड़ेगा एंड देन आई विल, ऑल्दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज़ अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. दूसरा है कि हैपनिंग ऑन अ सर्टेन इवेंट, सिर्फ जितना अमाउंट था वो बोलते हैं अभी आप आधा ले लो, अभी आधा बाद में ले लेना, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. जिस जगह पर पे करना था वो उसकी जगह कोई और जगह बताते हैं कि इस जगह दूसरी जगह पर जाके पेमेंट होगी, तो दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड. मतलब किसी भी तरह की अगर शर्त मौजूद होती है किसी एक्सेप्टेंस में, तो इट बिकम्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस. क्या होता है इफेक्ट, क्या होता है इसका? जब भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी तो माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस नहीं है मतलब नॉन एक्सेप्टेंस है वो. ठीक है, और नॉन एक्सेप्टेंस होने से क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा, नोटिस देना पड़ेगा. कौन नोटिस देगा? पेई, मतलब होल्डर देगा कि भाई इन्होंने इंस्ट्रूमेंट को मैंने प्रेजेंट किया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हो गया है. नाउ आई कैन सू ड्रॉअर, और अगर पेई या होल्डर के पहले और भी कोई इंडोर्सर्स हैं तो उनके अगेंस्ट भी सू कर सकता है. ठीक है, और अगर एक कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को अगर एक्सेप्ट कर लेता है पेई, तो फिर उसके पहले वाले जितने लोग थे उसके लिए वो किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है, नेगोशिएशन तो हम पढ़ चुके हैं, बाय डिलीवरी एंड बाय एंडोर्समेंट. पेमेंट एंड इंटरेस्ट की बात है, हम सिर्फ इंटरेस्ट में आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, सेक्शन 80 कहता है, 78, 79 और 80 कहता है अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी पार्टी के बीच में, तो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट, उस जो कि अमाउंट जितना पेमेंट करना है ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, लेकिन कौन सा कितना इंटरेस्ट लगेगा ये पार्टीज विल डिसाइड म्यूचुअली. लेकिन अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं है तो कितना होगा? 18%, 18% पर एनम. ठीक है, दिस इज गिवन इन सेक्शन 80. ये जो आप लोग के MCQ वाले क्वेश्चंस है ना, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, 18% होगा, सेक्शन कौन से सेक्शन में 80 में है. ठीक है, एजेंट, माइनर, ये सारी चीज़ें, मेचोरिटी का 3 days ग्रेस पीरियड और ये सब कुछ चीज़ें MCQ वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑल राइट. हाँ हाँ, हम क्लास के हो ही गया क्लास. ठीक है, ठीक है, आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आगे के मतलब जो पार्ट है लेक्चर का. अभी तक हम एक डाउट क्लियर करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. कहाँ? पेज नंबर 100. ओके, कहाँ पर लिखा हुआ है ये? ओके, डिलीवरी टू कैरियर, वेर इन द परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दस. अच्छा, ओ किस पर है? अनएसर्टेन गुड्स, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली appropriated to the contract either by the seller with the consent of the buyer or by the buyer with the consent of the seller. The property in the goods or bond passes to the buyer. Appropriation मतलब होता है, पहले दो वर्ड्स हैं, अनकंडीशनली और दूसरा appropriated.
एप्रोप्रिएटेड मतलब कि ले लेना। मैंने अगर आपको ये पेन दी हूँ और आपने रख लिए हैं और उसे यूज़ करने लगे हैं तो ये क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया ऑन योर पार्ट, ठीक है। और अनकंडीशनली अगर कर लिए हैं तो क्या होगा, बिना कंडीशन के करेंगे तो इट इज़ अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। बस यही बात है इसमें। ये बोल रहे कोई ऐसे अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं और कोई ऐसे हैं जो दोज अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, अगर उसको बायर एक्सेप्ट कर लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है, मतलब यूज़ भी करने लगा है और विदाउट एनी कंडीशन, तो क्या होगा, वो बायर प्रॉपर्टी इट शैल पास ऑन टू होम, टू द बायर एट दैट टाइम। तो इसका मतलब होता है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। मैंने फ्रूट्स लेकर आई हूँ और वो आपको मैंने दे दी हूँ, तो आपने क्या किया, उसे कंज्यूम तो किए लेकिन अप्रोप्रिएट भी कर लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। वर्ड मीनिंग बस इतनी कहना चाह रहे हैं वो कि बायर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, बस दैट्स इट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? रेजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सेक्शन 25 ये कहता है, ओके, डिस्पोजल मतलब कि गुड्स को यूज़ करने का राइट। देखो डिस्पोजल बहुत सारे तरह में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिस्पोजल का मतलब होता है अगेन यूज़ करने के लिए राइट में, लेकिन उसको कब रोक सकते हैं, कुछ देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस अंडर सेक्शन 25 जहाँ पर कहते हैं कि यूज़ करने के लिए जो राइट है उसे आप रोक सकते हैं। सर आ गए हैं क्या? रुकिए, कंप्लीट कर लेते हैं हम इसे, फिर करते हैं। When there is a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. Okay. जो कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज के बीच में, ये किस लिए था कि सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से, जो कि एग्जिस्टिंग थे। ये पर्टिकुलर इस माइक को सेल और बाय करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। और ये उसके बाद ये गुड्स आप सेलर को सेलर दे भी देता है बायर को, लेकिन इसमें सेलर स्टिल हैव द राइट। सेलर बोल सकते हैं कि आप जब इसको डिस्पोज करेंगे, यूज़ करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको फाइनली यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको कह रही हूँ आपको ये जो माइक है ये तभी यूज़ कर पाएंगे जबकि सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो जाए, तो फिर ये होगा कि रिजर्वेशन का मतलब होता है कंडीशन लगा देना, ठीक है, अपनी तरफ से, तो दैट बिकम्स अ रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे कि लास्ट लाइन में दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर। इसमें जो प्रॉपर्टी तब तक बायर के पास नहीं होगी अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड। सेम चीज़ कि जब तक आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, आपने फुलफिल नहीं किया, तब तक इसमें जो प्रॉपर्टी है, इवन तो आपने अप्रोप्रिएट आप यूज़ भी करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी आप तब तक नहीं जाएगी जब तक कि यू डू नॉट फुलफिल दी कंडीशन, ठीक है। लेट मी ओके, हम क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।